स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7 मातृभूमि का मान, जिसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। यह एक एकांकी है। पात्र परिचय। राव हेमू बूंदी का शासक, जिसे चित्तौड़ भी कहते हैं, वह रोल किया है गुड़िया कुमावत ने। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, वह रोल किया है सृष्टि दुबे ने। महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक, वह रोल किया है रूमा चौहान ने। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला है, वह रोल किया धीरज द्विवेदी ने। चारणी नेहा विश्वकर्मा ने। वीर सिंह के साथी मानसी कुशवाहा ने। सूत्रधार संजीव सर ने। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और वह भूमि जहां हमने जन्म लिया वह स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज हम एक ऐसा ही पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा एकांकी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एकता, प्रेम, स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति बलिदान इत्यादि विचारों को एकांकीकार हरिकृष्ण प्रेमी जी ने प्रकट किया है, स्पष्ट किया है। पाठ 7 मातृभूमि का मान। मातृभूमि अर्थात जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, जिस भूमि पर, जिस मिट्टी पर हम जन्म लेते हैं, वह भूमि कहलाती है जन्मभूमि। मान मतलब सम्मान। कहा है जो भरा नहीं है भावों से, बहते बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह एक एकांकी है। एकांकी मतलब नाटक का छोटा रूप। नाटक में कई अंक होते हैं और एक एक अंक में कई कई दृश्य होते हैं और उसमें कई पात्र होते हैं। हर पात्रों की अलग अलग कहानी चलती, एक मुख्य घटना होती है। लेकिन एकांकी में एक ही छोटी सी घटना होती है, उसी घटना को लेकर के पूरी कहानी कही जाती है। तो यह हुई एकांकी। यह नाटक का छोटा रूप है। इसमें एकांकीकार हरिकृष्ण प्रेमी जी ने हमें बताया है कि स्वाभिमान, एकता बनाए रखना चाहिए, मातृभूमि के प्रति बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह नाटक, यह एकांकी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने ऑनलाइन वीडियो बना करके मेरे पास भेजा है और मैं सबसे पहले उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा यह वीडियो तैयार करने में सहयोग दिया। और उन बच्चों ने बहुत परिश्रम किया। लगभग 70 से 80 वीडियो उन्होंने छोटे छोटे 1 मिनट, आधे मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड के बना के भेजे हैं, जिनको मैंने केवल जोड़ने का काम किया और कहानी को बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ पर राजपूतों की कहानियाँ हैं। राजपूत जो आन बान शान के लिए मर मिटते हैं, देश की सुरक्षा, मान सम्मान के लिए, उसके गौरव के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी नहीं पीछे जाते। महाराणा प्रताप हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। है क्या कि राजस्थान के राजपूत हैं, 2 राजपूत केंद्र हैं। एक है चित्तौड़, चित्तौड़ जिनको हम बूंदी का शासक कहते हैं, वहाँ के जो शासन करने वाले हैं उनका नाम है राव हेमू। और दूसरा केंद्र है मेवाड़, जहाँ के शासक हैं महाराणा लाखा जी। हुआ यह कि विदेशियों का आक्रमण हो रहा है और राजपूतों की शक्तियां जो हैं छिन्न भिन्न हैं, बटी हुई हैं। ऐसे में महाराणा लाखा के आदेश पर उनके सेनापति अभय सिंह राव हेमू के पास जाते हैं, चित्तौड़ में जाते हैं, बूंदी के शासक के पास, और उन्हें समझाते हैं कि हम सभी एक हो जाते हैं, एक हो करके विदेशियों का सामना करते हैं। अब उसमें भी सम्मान का प्रश्न यह है कि राव हेमू यह चाहते हैं कि मेवाड़ वाले जो हैं वे उनसे आकर के मिलें और
उनमें दोनों में प्रमुख राव हेमू रहे और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा चाहते हैं कि उनके अधीन रह करके राव हेमू काम करें। दोनों जो हैं शक्तियां इस कारण से संगठित नहीं हो पाती हैं और दोनों अलग अलग ही विदेशियों से सामना करने को तैयार होती हैं। कारण यह है कि राव हेमू महाराणा लाखा के विचार से सहमत नहीं है। महाराणा लाखा राव हेमू की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यहाँ इस पहले भाग में, पहले दृश्य में हमारे बच्चों ने नाटक के माध्यम से यही बताया है कि हमें अनुशासन में बंधे रहना चाहिए और अनुशासन की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है। आइए तो पहले दृश्य में हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है। सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? महाराज, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। और वह केंद्र है चित्तौड़। महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। शासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है। शक्ति का नहीं, बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। तो मैं जाऊं? आपकी इच्छा। निश्चित तौर पे पहला दृश्य आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं दूसरे दृश्य में। दूसरा दृश्य यह है कि सिसोदिया वंश के मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा अपने दरबार में हैं। उनका सेनापति वहाँ पर है और महाराणा लाखा को यह बहुत अधिक पश्चाताप होता है कि मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर यानी गिने चुने हाड़ा वंश के बूंदी के शासक के अधीन रहने वाले सैनिकों ने उनकी जो सेना है, मेवाड़ की जो सेना है सिसोदिया वंश की, उसको उन्होंने नीमरा के मैदान में पराजित कर दिया था। और वह घटना जब उन्हें याद आती है कि किस तरह से मुट्ठी भर हाड़ाओं ने, हाड़ा वंश के लोगों ने सिसोदिया वंश की सेना को पराजित कर दिया था, तो उनका खून खौलने लगता, उनकी आत्मा धिक्कारने लगती है। उन्हें लगता है कि यह अपमानजनक बात है, हम प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे और हाड़ा वंश के लोगों को, बूंदी के लोगों को हम पराजित करके दिखाएंगे। एक टशन है और इसीलिए वे चाहते हैं कि किसी तरह से जो है हाड़ा वंश के लोग उनकी अधीनता को स्वीकार कर लें। वे प्रेम के माध्यम से हाड़ाओं से संबंध नहीं जोड़ना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हाड़ा वंश के लोग माने कि सिसोदिया वंश के लोग, मेवाड़ के लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। और इसी तरह इसी उलझन में रह कर के वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश के महाराणा लाखा, कि जब तक वे बूंदी के किले के ऊपर अपनी विजय पताका नहीं फहराएंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वो विचार नहीं करते हैं कि इसका क्या परिणाम हो सकता, कितने लोग मारे जा सकते हैं, आपस में ही लड़के मर जाएंगे, विदेशियों की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसे में चारणी जो कि वहाँ की एक समाज सेविका आप कह सकते हैं, एक ऐसी महिला जिसकी बात सब लोग सुनते हैं, चाहे वो हाड़ा वंश के लोग हैं, चाहे वो सिसोदिया वंश के लोग हैं, चाहे मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा हैं, चाहे वह बूंदी चित्तौड़ के शासक राव हेमू हैं, दोनों ही मानते हैं। ऐसे में वह पहुंच जाती है उनके दरबार में और वह बड़े सुलझे हुए विचारों की है और वह उन्हें समझाती है कि ऐसी प्रतिज्ञा करना मूर्खता है। वह उन्हें कहती है कि आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चित्तौड़ का नकली किला बनाइए
बूंदी का एक नकली किला बनाइए और उस पर ही आक्रमण करके आप विजय हासिल कर लीजिए, क्योंकि जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो आपके ही लोग और जो मारे जाएंगे दुश्मन सेना के लोग, वो भी आपके ही लोग होंगे। आप आपस में लड़ कर के मर जाओगे आप लोग, और विदेशी आपके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। वह समझाती है कि उनसे जोर जबरदस्ती से संबंध आप नहीं बना सकते हैं, बल्कि प्रेम से बना सकते हैं। साथ ही वह सलाह देती है कि अपनी प्रतिज्ञा वह इस तरह से नकली दुर्ग बनाकर करें। आइए अब इस दूसरे दृश्य में हम दो लोग देखते हैं कि क्या कुछ होता है। इस बार मुट्ठी भर हराओं ने हमें जिस प्रकार पराजित और विफल किया है, यह मेरा हृदय जानता है। महाराणा जी दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। सेनापति उदय सिंह जी, आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि निम्ना के मैदान से हमें हेमू के राव पराजित होकर भागना पड़ा। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। राव ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक दावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहते हैं। सुनो उदय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक को टीके की तरह धो डालना चाहता हूँ। मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। उनके पौरुष के परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बप्पा का वसन मैं लाका प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक बूंदी के दुर्ग में मैं सैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इतना छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। आप क्या कहते हैं सेनापति? मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल में भी पुष्टि हो चुकी है। इस हार जाति वीरता में हम लोगों में किसी प्रकार की हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की वास्तव में प्रतिज्ञा है, यह पूर्ण होनी चाहिए। ये सागर से है रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले। इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतिया की मत माला। तुम कुछ गा रही थी चरणी, कि संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में जोड़कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने के लिए आदेश दे रही थी, किंतु मैं उन श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आपसे हाना शक्ति और साधनों से मेवाड़ से उत्तम है, फिर भी वे वीर है। मेवाड़ को उसकी उत्पत्ति के दिनों में सहायता देते रहते हैं। यदि उसे कोई दुष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। चरणी, तुम बहुत देर से आई। चरणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत ना ले, अन्न जल ग्रहण ना करेंगे। दुर्भाग्य महाराणा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देश में कोई भी शुभ चिंतक विदेश की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। तो महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए ना। उसका एक उपाय है, वह यह कि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए और महाराणा उसका विध्वंस करके प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अच्छा, अभी तो मैं निकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके मैं अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु उद्दंडताओं को दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनाने वाले की व्यवस्था करें। विद्यार्थियों, निश्चित तौर पे आपको दूसरा दृश्य भी खूब अच्छा लगा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की तरफ। मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश के महाराणा लाखा अपनी एक अविवेकपूर्ण, एक गलत प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नकली बूंदी का किला बनाते हैं, और कुछ वास्तविकता लगे इसके लिए वे ऐसे सैनिकों का चुनाव करते हैं जो बूंदी के रहने वाले हैं, चित्तौड़ के रहने वाले हैं। तो वे पाते हैं कि उनके यहाँ का एक वीर सैनिक है वीर सिंह, और उसके कुछ साथी हैं। वे साथी उनको किले में रख दिया जाए, जो नकली किला बनाया है, नकली दुर्ग बनाया है, उसमें रख दिया जाए। हम इस तरफ से एक नाटक भरा
युद्ध करें और वह उधर से नाटक भरा युद्ध करे। लेकिन यह बात बूंदी के रहने वाले, जो कि नौकरी किसके यहाँ करता है, सैनिक किसका है, वह महाराणा लाखा का है, लेकिन पैदा कहाँ हुआ, बूंदी में हुआ। तो वह जो है बूंदी का रहने वाला वीर सिंह और अब उसके साथी इस बात को लेकर के वे बहुत अधिक दुखी और क्रोधित होते हैं कि कोई स्वप्न में भी, नाटक में भी वह बूंदी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उनके मन में अपने इस देश के प्रति जिसने जो उनकी कर्म भूमि है मेवाड़, महाराणा लाखा, उनके प्रति उनके मन में सम्मान है, गर्व है, लेकिन अपनी जन्मभूमि बूंदी के प्रति भी उनके मन में सम्मान है। वे किसी भी तरह से वे नकली युद्ध में भी वे बूंदी के किले पर मेवाड़ का अधिकार होने नहीं देना चाहते हैं, और वे सभी उस युद्ध में कितनी वीरता दिखाते हैं यह हम देखने जा रहे हैं तीसरे दृश्य में। आइए तो तीसरे दृश्य का आनंद लेते हैं। दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नक्कल है। अपमान की वेदना में मैंने जो प्रतिज्ञा कर डाली थी उससे तो छुटकारा मुझे मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बांध किए जाए। रही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। किंतु यह रण होगा किससे? दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे। बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? किंतु यह तो नकली बूंदी है। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे, यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में विविधता नहीं पहुंचानी चाहिए। और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं उसका अपमान कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवार महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। निश्चय ही कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरे वीरों, प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ा का ध्वज फैलाने नहीं देंगे। मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूले नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसाता है। चलो हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी करते हैं। अब इस नाटक का अंतिम चौथा भाग, चौथा दृश्य, और इस दृश्य में हम यह देखने जा रहे हैं कि अपने अविवेक निर्णय कि नकली बूंदी का दुर्ग बनाया जाए और उस पर नकली हमला किया जाए। वीर सिंह जो कि बूंदी का रहने वाला है लेकिन सैनिक है महाराणा लाखा का, उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, उसे पराजित कर दिया जाए। यह नाटक चालू कर देते हैं, दिखावे के रूप में युद्ध करते हैं। और लेकिन वीर सिंह के लिए उसकी मातृभूमि, उसकी जन्मभूमि वह ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए वह अपने वीर सैनिकों के साथ उस किले में रह करके तब तक लड़ता रहता है जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते हैं। जब तक जीवित रहता है वह महाराणा लाखा को उस नकली बूंदी के किले के ऊपर भी अधिकार नहीं करने देता है।
उसके इस आत्म बलिदान को, मातृभूमि के प्रति उसके इस प्रेम को अभय सिंह जो कि मेवाड़ के सेनापति हैं, साथ ही साथ में महाराणा लाखा जो कि मेवाड़ के शासक हैं, वो समझ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हम सभी अपने अपने छोटे से टुकड़े मेवाड़ और चित्तौड़ के लिए लड़ रहे हैं, गलत है। बल्कि पूरा भारत जो है यह हमारी मातृभूमि है और हमें अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग नहीं, एक रह करके दुश्मनों का सामना करना चाहिए। लेकिन अफसोस यह उन्हें तब पता चलता है जब वे वीर सिंह जैसे बहादुर सैनिक को खो चुके होते हैं, उसके प्राण ले चुके होते हैं, क्योंकि वह जब तक जीवित रहता है तब तक वह और उसके सैनिक बूंदी के नकली किले पर मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का अधिकार नहीं होने देते, और अधिकार नहीं होता तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। और इस तरह से जो है यहाँ पर यह बताया गया है अंतिम में कि किस तरह से हमें अपनी मातृभूमि के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ ऐ जिंदगी तुझे कुछ और भी दूं। किस तरह से वो अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं, उसका ही वर्णन अगले चौथे और अंतिम दृश्य में आपको देखने को मिलेगा। सूर्य डूबने को आया और यह कितनी लज्जा की बात है कि अभी तक हमारे सैनिक नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। वीर सिंह और उसके मुट्ठीभर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिलता तो मुझे जरा भी संतोष ना होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं चाहता था कि इस वीर प्राणों की किस प्रकार रक्षा हो पाती। क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह के उसके साहस के लिए प्रशंसा के साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा, यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की पताका फहराएगी। निश्चय ही जन्मभूमि के प्रति इन वीरों के आदर भाव सराहनीय है। इन वीर प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है, परंतु फिर भी मैं इन बहुमूल्य प्राणों को लेकर यह प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। धन्य है वह वीर, धन्य है वह माँ जिसने इन वीर पुत्रों को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे वीर सिंह पैदा होते हैं। और देखो वह सिंह, गोल के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए, पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ लाओ। आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई। व्यर्थ के इस दम मैंने आज कितने निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। राणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने सीन पे लगे हुए कलंक का टीका धो लिया। ये देखिए, बूंदी का बना दुर्ग, मेवाड़ उसको सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। चरणी, क्यों पश्चाताप कर रही हो? वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं। वीर सिंह ने मेरे आंखों पे से पट्टी हटा दी है। तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय का मिलने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? चरणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत इस दुर्घटना को भूल सकेगा? महाराणा, हम युग युग से एक है और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा और न कोई महाराजा, सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला
एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। निश्चित ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति के लिए इस अमर आत्मा के आगे मस्तक झुकाएं। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर हमारे 9वीं ए के विद्यार्थियों द्वारा, छात्राओं के द्वारा जो छोटा सा प्रयास किया गया वह आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हमारा यह नाटक समाप्त होता है। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी ने हमें यही बताया है कि हम जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ की प्रकृति, जहाँ की संपदा के बीच पलते बढ़ते हैं, वह हमारी जन्मभूमि है। और जहाँ हम काम करते हैं वह हमारी कर्म भूमि होती है। हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि के प्रति हमें हमेशा जो है अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता वह स्वर्ग से भी महान है। झूठी शान नहीं, बल्कि देश के लिए, देश के अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना